Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana Economica जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज से रिलेटेड ऑल द कंटेंट completely free of cost. So, dear friends, first of all, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, राइट? एंड फ्रेंड्स, today we will discuss about food preservation, right? खाद्य संरक्षण, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. आपने पढ़ा है कि हमें विभिन्न खाद्य समूहों से प्राप्त विविध भोज्य पदार्थों से संतुलित आहार प्राप्त होता है. प्रायः देखा गया है कि मौसमों में परिवर्तन के कारण कुछ भोज्य पदार्थ साल भर उपलब्ध नहीं रहते. हम जानते हैं कि आप सभी सब्जियों फलों को पूरे वर्ष खाना चाहते हैं. आप सर्दियों में आम तथा गर्मियों में गाजर किस प्रकार खा सकते हैं. हम सभी पूरे साल आम का मज़ा लेते हैं, किंतु यह संभव नहीं है. जी नहीं, ऐसा नहीं है. हम साल भर ताज़े आम तो नहीं खा सकते, किंतु संरक्षित या परिष्कृत पदार्थों जैसे अचार, चटनी, जूस, स्क्वैश, जैम का मज़ा साल भर ले सकते हैं. इसलिए भोजन के पौष्टिक तत्वों में संवर्धन करने विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए खाद्य संरक्षण अत्यंत आवश्यक है. आइए सीखें कि सब्जियों और फलों को किस प्रकार संरक्षित किया जा सकता है ताकि वे लंबे समय तक सुरक्षित रहें जब वे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, राइट? These are purpose and motive of this chapter. After completing this chapter, you can learn these things, right? So, खाद्य पदार्थों का खराब होना और उनका भंडारण. खाद्य पदार्थों का खराब होना, सबसे पहले देखते हैं क्या होता है. खाद्य पदार्थों का खराब होना से तात्पर्य होता है भोजन अब खाने के लिए उपयुक्त नहीं है. जब आप ब्रेड को कुछ दिनों के लिए फ्रिज से बाहर रखते हैं तो उसमें फफूंद जैसा तत्व विकसित हो जाता है जो रंग में सफ़ेद, हरा या काला होता है. इस विकसित पदार्थ को मोल्ड कहते हैं. जिस ब्रेड में मोल्ड विकसित हो जाता है वह खाने योग्य नहीं रहती. इसी प्रकार यदि पकी हुई दाल सब्जी को कुछ समय के लिए बाहर निकाल कर छोड़ दिया जाता है तो किण्वन यानी फर्मेंटेशन, राइट? फर्मेंटेशन के कारण इसमें बदबू आने लगती है और बुलबुले उठने लगते हैं. हम कैसे कह सकते हैं कि कोई खाद्य पदार्थ खराब हो गया है अथवा नहीं? जी हाँ, आप सही हैं. भोजन तब खराब होता है जब उसका रंग बदल जाता है, उसमें बदबू आने लगती है, उसमें किण्वन के संकेत जैसे बुलबुले आदि नज़र आने लगते हैं, उसमें मोल्ड यानी खाद्य में फफूंद या पाउडर नुमा जो है पदार्थ विकसित हो जाता है. फलों और सब्जियों में यदि नर्म दाग और नर्म भूरे दाग विकसित होने लगे तो वह भोजन खराब होने का संकेत है, राइट सरकार? खाद्य पदार्थों के खराब होने के कारण कौन कौन से हैं? तो हमारे खाद्य पदार्थ सूक्ष्म जीवाणुओं, एंजाइमों, भोजन में विद्यमान कीट, कृमि, चूहों की उपस्थिति आदि के कारण खराब हो जाते हैं. क्लियर? आइए इन कारकों पर विस्तार से चर्चा करें. सूक्ष्म जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट, की उपस्थिति. आप आटे को गूंथ कर रेफ्रिजरेटर में रख लीजिए. आप क्या देखेंगे? जी हाँ, आप देखेंगे कि उसका ऊपरी भाग काला हो गया है. क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? यह सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण हुआ है. सूक्ष्म जीवाणु बहुत छोटे जीवाणु होते हैं जिन्हें आसानी से देखा नहीं जा सकता. सूक्ष्म जीवाणु भोजन को उस समय खराब करते हैं जब उनके विकास के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है. पिक्चर्स में देखिए, ठीक है ना? अन्य जीवों के समान ही इन्हें भी विकसित
तथा गुणन के लिए वायु, नमी, सही तापमान और भोजन की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीवाणुओं के विकास की उपयुक्त परिस्थितियां हैं भोजन में नमी अधिक मात्रा में होना। क्या आप बता सकते हैं कि टमाटर, आलू में किस प्रकार नमी के तत्व होते हैं? जी हाँ, टमाटर में, और यही कारण है कि टमाटर जल्दी खराब हो जाता है। क्लियर? चलो, खाद्य संरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन, भोजन के आसपास की वायु, भोजन को लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखना। क्या आपने कभी देखा है कि पालक को लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखने से क्या होता है? वह पीला और बासी हो जाता है। जब फलों सब्जियों के छिलकों को नुकसान पहुंचता है तो वे सूक्ष्म जीवाणुओं के संपर्क में आ जाते हैं, जैसे केला आदि। आप ऐसे फलों सब्जियों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार खराब होते हैं? निम्न लवण, शर्करा, अम्ल तत्व वाले भोज्य पदार्थ। क्या आप कुछ अन्य उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? अचार, फलों का जैम आदि। इसलिए यदि भोजन को सूक्ष्म जीवाणुओं से बचाना चाहते हैं तो आपको उन परिस्थितियों को दूर करना होगा जो उनके विकास में सहायक होते हैं। एंजाइमों की उपस्थिति। एंजाइम रासायनिक तत्व है जो पौधों तथा पशुओं में पाए जाते हैं। क्या यह एंजाइम भोजन के लिए हानिकारक होता है? जी नहीं। एंजाइम फलों सब्जियों के पकने की क्रिया में सहायक होता है। कच्चा हरा आम कुछ ही दिनों में पककर मीठा हो जाता है और पीला हो जाता है। यह एंजाइम की प्रक्रिया के कारण होता है। यदि आप इस पीले और पके हुए आम को कुछ और दिन तक रखें तो क्या होगा? कोई भी इस पके या सड़े हुए आम को खाना पसंद नहीं करेगा। आप जानते हैं कि जब फलों के छिलके को निकाला या काटा नहीं भी जाता, फिर भी वह खराब हो जाते हैं। यह एंजाइम प्रतिक्रिया यानी एंजाइम एक्शन के कारण होता है। क्लियर? कीट, कृमि, चूहे। क्या आपने कभी चावल के दानों में छोटे भूरे रंग के कीट या सफेद कृमि को देखे हैं? छोटे सफेद कृमि, ठीक है। ये कृमि जो क्या होते हैं बेटा, ये कीट और कृमि भोजन के दानों को खाते हैं। ये अनाज में छोटे छोटे छेद कर देते हैं और कई बार उसे सफेद पाउडर में बदल देते हैं। क्लियर? इस प्रकार यह भोजन मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता। आपने देखा होगा कि चूहे हमारे भोजन को नष्ट कर देते हैं। क्या आप जानते हैं वे ऐसा किस प्रकार कर पाते हैं? आपने पढ़ा होगा। खाद्य पदार्थों के नष्ट होने के 3 प्रमुख कारण हैं: सूक्ष्म जीवाणु, एंजाइम अवक्रिया, कीट, कृमि और चूहे। दीज आर एक्टिविटीज। ठीक। अब देखो स्टोरेज यानी खाद्य भंडारण। खाद्य भंडारण का सामान्य अर्थ है भोजन को विशेष स्थान पर रखना या तब तक संभाल कर रखना जब तक कि उसके प्रयोग की आवश्यकता ना हो। उदाहरण के लिए कि आप बिस्किट या स्नैक्स खरीदते हैं, उन्हें खाने के लिए उपयोग किए जाने तक हवा बंद डिब्बे में रखते हैं। आप दूध खरीदते हैं, उसे उबालकर फ्रिज या ठंडे स्थान पर रखते हैं। आप दालें, चावल, आटा खरीदते हैं, उन्हें हवाबंद डब्बों में भरकर रख देते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? जी हाँ, आप ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपका भोज्य पदार्थ यथासंभव लंबे समय तक ताज़ा बना रहे और खराब होने से बच सके। खाद्य पदार्थों की खरीदी जाने वाली मात्रा निम्न कारकों पर निर्भर करती है: आपकी आवश्यकताएं, ठीक, आपके नीड्स और रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, फिर ये पदार्थ कितनी जल्दी खराब होते हैं, इनकी उपभोज्य जीवनी कितनी है, उपभोज्य जीवन के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। ठीक। आपने देखा होगा कि विभिन्न खाद्य पदार्थों के खराब होने की समयावधि भिन्न भिन्न होती है। क्या आप ऐसे 3 खाद्य पदार्थों को बता सकते हैं जो बहुत जल्दी खराब होते हैं? और ऐसे पदार्थ
जिन्हें खराब होने में अधिक समय लगता है। दीज आर एक्टिविटीज, फाइंड आउट कीजिए और तीनों का नाम, ठीक है ना। चलो, समयावधि में जिसमें भोजन ताजा रहता है उसे उपभोज जीवन कहते हैं, राइट। सेल्फ लाइफ कहते हैं। इसे भंडारण के दौरान भोजन की स्थिरता भी कहते हैं। खाद्य पदार्थों को भंडारण के दौरान उनकी स्थिरता के आधार पर गैर नाशवान, राइट, नॉन पेरिशेबल, अर्धनाशवान सेमी पेरिशेबल, नाशवान पेरिशेबल, राइट, के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। गैर नाशवान खाद्य पदार्थों में शामिल हैं, क्या शामिल है? साबुत अनाज, दालें, सूखे फल, तैलीय बीज, चीनी तथा गुड़। क्लियर। अर्धनाशवान खाद्य पदार्थ में क्या शामिल है बेटा? अर्धनाशवान खाद्य पदार्थों में शामिल है परिष्कृत अनाज, दालों के उत्पादन जैसे मैदा, सूजी, अंडे, आलू, प्याज, बिस्किट, केक। नाशवान खाद्य पदार्थों में क्या शामिल है? हरी पत्तेदार सब्जियां, मटर, फलियां, टमाटर, सेब, केला, ब्रेड, मक्खन, क्रीम। उपभोक्ताओं के मार्गदर्शन के रूप में अब विनिर्माताओं के लिए अनिवार्य है कि परिष्कृत खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी डेट, राइट, और उसके उपयोग की सीमा, एक्सपायरी डेट सहित विस्तृत ब्यौरे का लेबल लगाएं, ठीक है, ताकि हर प्रोडक्ट का ये पता चले एक्सपायरी डेट कब है। यदि आप किसी भी डिब्बा बंद या पैक्ड खाद्य पदार्थ को देखें तो उस पर लिखा होता है इस टाइम से पूर्व उपभोग करें, बेस्ट बिफोर यूज़ बेस्ट बिफोर लिखा होगा, हर सब पे लिखा रहता है। से पूर्व प्रयोग सर्वोत्तम, एक विशिष्ट तारीख यह और कुछ नहीं है बल्कि भोजन का उपभोज्य जीवन है। इस तिथि के पश्चात यह समान रूप से स्वाद का नहीं रह जाएगा और खराब होना आरंभ हो जाएगा। क्लियर। दीज आर एक्टिविटीज। अब हम आते हैं हमारा फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य संरक्षण। क्या आपने कभी सोचा है कि दूध को गर्म क्यों करते हैं? भोजन को फ्रिज में क्यों रखते हैं? सूखे पदार्थों को धूप में क्यों रखते हैं? खाद्य पदार्थों को डब्बा बंद डिब्बों में क्यों रखते हैं? जी हाँ, आप सही हैं। ये उपाय भोजन की उपभोज्य यानी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने में मदद करते हैं, राइट, और उसको संरक्षित करने में सहायक होते हैं। अन्य शब्दों में खाद्य संरक्षण से तात्पर्य भोजन को सुरक्षित रखना, उनकी गुणवत्ता को बनाए रखना, खराब होने या किण्वन यानी फर्मेंटेशन से बचाना है। इस प्रकार खाद्य संरक्षण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को छोटी या लंबी समयावधि के लिए खराब होने से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके द्वारा भोजन के रंग, स्वाद, पोषक तत्वों को भी यथासंभव संरक्षित रखा जाता है। क्लियर। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। कुछ खाद्य पदार्थ दूसरे पदार्थों की तुलना में जल्दी खराब हो जाते हैं। भोजन के रंग, स्वाद, पोषक तत्वों को भी संरक्षित किया जा सकता है। संरक्षण से तात्पर्य संदूषण, एंजाइमिक या रासायनिक अवक्रिया या परिवर्तन के कारण भोजन को सड़ने, खराब होने से सुरक्षित रखना है। यह भोजन की उपभोज्य जीवन को बढ़ाने में सहायक होता है। इस प्रकार भोजन को भावी उपयोग के लिए भंडारित किया जाता है। क्लियर। चलो, भोजन संरक्षण का महत्व, तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है ये देख लो। अब खाद्य संरक्षण की अवधारणा को आपने समझ लिया है। क्या आप बता सकते हैं कि भोजन को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसके कुछ कारण हैं जो इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं आइए देखते हैं। संरक्षण के अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था करता है, राइट। क्या आप कुछ ऐसे उत्पादों के नाम बता सकते हैं जो आम से बने हों? जी हाँ, ये हैं जूस, मुरब्बा, स्क्वैश, आम पन्ना, पल्प, चटनी, अचार, कच्चे आम का पाउडर। आप इस सूची में कुछ और उत्पादों को भी शामिल कर सकते हैं। आप गर्मियों के मौसम का जो फल है जो भारत में अप्रैल से अगस्त के बीच में प्रचुर मात्रा में है, देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के आमों को उगाया जाता है, राइट।
सामान्यतः एक स्थान पर उगने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन उसी क्षेत्र के लोगों द्वारा नहीं किया जा सकता। सामान्यतः इन खाद्य पदार्थों का उत्पादन भी व्यापक स्तर पर होता है। किसान इस अतिरिक्त उत्पादन का क्या करते हैं? किसान इन आमों के परिवहन की व्यवस्था करते हैं। क्लियर? और क्या करते हैं? उन्हें उन स्थानों पर पहुंचाते हैं जहां इनका उत्पादन नहीं होता या जहां इस किस्म के आम उगाए नहीं जाते। यदि किसान ऐसा नहीं करेंगे तो उत्पादन की यह अतिरिक्त मात्रा सड़कर खराब हो जाएगी और उनका प्रयोग नहीं हो पाएगा। यही वह मात्रा है जिसे संरक्षित करके रखने की आवश्यकता होती है ताकि इसका उपभोग उन महीनों में किया जा सके जिन महीनों में इनका उत्पादन नहीं होता। खाद्य पदार्थों का संरक्षण उन महीनों में किया जाता है जब ये पदार्थ अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसी कारण इनका मूल्य भी कम होता है। इससे खाद्य संरक्षण की लागत भी कम हो जाती है। हमारे संरक्षण से हमारे भोजन में विविधता आती है। क्या आप कभी एक मौसम में वही सब्जियां बार बार खाकर बोर हुए हैं? जब मटर बहुत महंगे हों, आसानी से उपलब्ध भी ना हो, उन्हें खरीद कर खाना क्या समझदारी की बात है? गर्मियों के मौसम में पुलाव में गोभी या सब्जी में गोभी का प्रयोग आपके आहार में विविधता ला देता है, आपको अच्छा भी लगता है। इसी प्रकार अपने भोजन में चटनी, अचार, पापड़ आदि खाते हैं तो आपके भोजन में विविधता आता है। मौसम के अनुसार प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थों के संरक्षण से यह संभव है। संरक्षित भोजन उन स्थानों पर भेजना है जहां इन्हें उगाया नहीं जाता। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों जहां रेगिस्तान है, हिमालय के वे क्षेत्र जो हमेशा हिम से ढके रहते हैं, वहां बहुत कम खाद्य पदार्थों की उपज होती है। इसलिए संरक्षित खाद्य पदार्थों को इन स्थानों पर भेजा जा सकता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण से उनका परिवहन, भंडारण भी सुगमता से हो जाता है। संरक्षण खाद्य पदार्थों के भारीपन या वजन को भी कम करता है। उदाहरण के लिए यदि आप हरी पत्तेदार सब्जियां, पुदीना, मेथी, धनिया आदि को सुखाते हैं तो उसके वजन तथा मात्रा में कमी आती है। इस प्रकार इसका भंडारण और परिवहन भी आसान हो जाता है। क्लियर? दीज आर एक्टिविटीज एंड दीज आर क्वेश्चंस। ठीक है ना? खाद्य संरक्षण के सिद्धांत आपने पहले ही पढ़ा होगा कि हम दूध को उबालकर लंबे समय के लिए संरक्षित करते हैं, किंतु क्या आप जानते हैं कि दूध को उबालकर आप क्या करते हैं? आप दूध के तापमान को बढ़ाकर उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। सूक्ष्म जीवाणु अति उच्च तापमान पर जीवित नहीं रह पाते। यह भोजन संरक्षण का एक सिद्धांत है। आइए भोजन संरक्षण के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करें। सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना, राइट? और क्या है? सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया को रोकना, उसमें विलंब उत्पन्न करना, एंजाइमों की अभिक्रिया को रोकना। ये तीनों पॉइंट याद रखना। ठीक? सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करना, सूक्ष्म जीवाणु की अभिक्रिया को रोकना, उसमें विलंब उत्पन्न करना, एंजाइमों की अभिक्रिया को रोकना। सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना, तो ये क्या होता है बेटा? आप जानते हैं दूध को उबालकर उसके सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट कर दिया जाता है। कई बार केवल अल्प अवधि के लिए ताप देकर उन जीवाणु को नष्ट किया जाता है जो उस खाद्य पदार्थ को खराब कर सकते हैं। यह दूध के पौष्टिकीकरण के दौरान किया जाता है। जब आप घर में भोजन पकाते हैं तो इस क्रिया में भी भोजन को सूक्ष्म जीवाणुओं से मुक्त रखा जाता है। डिब्बा बंद करने की प्रक्रिया में डिब्बे के अंदर डाले जाने वाले भोज्य पदार्थों को उच्च तापमान में गर्म किया जाता है ताकि उसमें सूक्ष्म जीवाणु विकसित ना हो। क्लियर? सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया को रोकना या उसमें विलंब उत्पन्न करना। आप सभी जानते हैं कि छिला हुआ सेब छिलका युक्त सेब की तुलना में जल्दी खराब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेब का छिलका उसका सुरक्षा आवरण है। सूक्ष्म जीवाणुओं को सेब के भीतर प्रवेश करने से बचाता है। इसी प्रकार अखरोट, अंडों के छिलके, फलों और सब्जियों के छिलके सुरक्षा आवरण का काम करते हैं। ये सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया में विलंब उत्पन्न करते हैं। पॉलीथीन बैगों, एल्युमिनियम
के फाइलों में पैक किया गया भोजन भी सूक्ष्म जीवाणुओं से संरक्षण प्रदान करते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा, सूक्ष्म जीवाणुओं को विकसित होने के लिए वायु व जल की आवश्यकता होती है, किंतु यदि इन्हें हटा दिया जाए तो सूक्ष्म जीवाणुओं की अपक्रिया को रोका जा सकता है और भोजन खराब नहीं होता है। तापमान को कम करने या भोजन को जमाने यानी फ्रीजिंग के द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की अपक्रिया को लंबित किया जा सकता है और इससे भोजन का संरक्षण संभव हो जाता है। आपने जमे यानी फ्रोजन भोजन को देखा होगा। जमा हुआ भोजन ताजे भोजन की तुलना में अधिक समय तक खाने योग्य रह सकता है, क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु कम तापमान पर अपक्रिया नहीं कर पाते। इस प्रकार जब आप अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर में रखते हैं तो आप सूक्ष्म जीवाणुओं को विकसित होने से रोक देते हैं। अंततः कुछ रसायन जैसे सोडियम बेंजोइक, पॉइंट शुड बी नोटेड, जैसे सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फर भी सूक्ष्म जीवाणुओं के विकास को रोकने में सहायक होता है। इन रसायनों को हम परिरक्षक कहते हैं यानी प्रिजर्वेटिव्स। जो भी आप पैक्ड फूड लाते हैं उसे प्रिजर्वेटिव्स ऑलरेडी पुट करके डाले हुए होते हैं, राइट। इस प्रकार आपने जाना सूक्ष्म जीवाणुओं की अपक्रिया को कई विधियों से विलंबित किया जा सकता है। सूक्ष्म आवरण उत्पन्न कराना और तापमान में वृद्धि करना, क्लियर। और तापमान में वृद्धि कराना, तापमान में कम करना और केमिकल यानी रसायनों का प्रयोग करना, राइट। एंजाइमों की अपक्रिया को रोकना। एंजाइम के कारण भी भोजन खराब हो जाते हैं। ये भोजन प्राकृतिक रूप से विद्यमान रहते हैं। फलों का उदाहरण ले लीजिए। एक कच्चे केले को कुछ दिनों के लिए रखिए और देखिए कि उसके साथ क्या होता है। जी हाँ, केला पक जाएगा, पीला हो जाएगा, फिर सड़ने लगेगा और ब्राउन होने लगा। यह सब एंजाइमों के कारण होता है। क्या होगा यदि एंजाइमों की अपक्रिया को रोक दिया जाए? तो क्या होगा बेटा? अपक्रिया को रोक दिया जाए तो खाद्य पदार्थ सड़ने से बच जाएगा, क्लियर। एंजाइम की अपक्रिया को हल्के ताप पर उपचार से भी रोका जा सकता है। सब्जियों को डिब्बा बंद करने या जमाने से पूर्व इन्हें गर्म पानी में डाला जाता है या कुछ समय के लिए भाप के संपर्क में लाया जाता है। इसे विवरण करना या ब्लीचिंग कहते हैं, राइट। जब आप दूध को गर्म करते हैं तो आप न केवल उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करते हैं बल्कि एंजाइमों की अपक्रिया को भी रोक देते हैं। यह खाद्य पदार्थ की उपभोज्य आयु को बढ़ा देता है, क्लियर। दीज आर क्वेश्चंस, ऑलराइट। सो खाद्य पदार्थों के संरक्षण की घरेलू विधियां, ठीक है। नॉर्मली हम वी पीपल आर राइट एट होम एंड हमारा अपना हम घरेलू लोग हैं, राइट। हमारा कोई इंडस्ट्री तो चल नहीं रहा है, तो हाउ वी कैन प्रिजर्व आवर फूड एट होम। तो इसका क्या होता है बेटा, किस तरह से घर पर कर सकते हैं? तो इसे निम्न विधियों का प्रयोग करके घर पर ही खाद्य पदार्थों को संरक्षित कर सकते हैं। कैसे? खाद्य पदार्थों को निम्न तापमान पर रखना, राइट। एक्सपोजिंग फूड टू लो टेम्परेचर, खाद्य पदार्थों को उच्च तापमान प्रदान करना, हाई टेम्परेचर प्रदान करना। प्रतिरक्षक यानी प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करना, राइट। खाद्य पदार्थों का निर्जलीकरण, उनको सुखाकर उनका जल जो है सूख जाए ताकि निर्जलीकरण, क्लियर। आइए इन विधियों के विस्तार से चर्चा। अब देखो निम्न ताप क्या होता है बेटा? आपने पहले पढ़ा होगा कि निम्न ताप अर्थात ठंडे वातावरण में भोजन लंबे समय तक संरक्षित रह पाता है। तापमान कम करके खाद्य पदार्थ संरक्षित करने का तरीका इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि तापमान कम होने पर सूक्ष्म जीवाणु और एंजाइम संबंधी प्रक्रिया धीमी गति से होती है। इससे भोजन खराब होने से बचा रहता है। क्या आप खाद्य संरक्षण का यह तरीका अपने घर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? जी हाँ। यदि आपके घर पर रेफ्रिजरेटर है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। खाद्य पदार्थों को निम्न तापमान पर संरक्षित किया जा सकता है। फ्रिज में कोई चीज़ रख दोगे, टेम्परेचर उसका डाउन ही रहेगा ना बच्चा, और आपकी चीज़ें खराब नहीं होंगी, राइट। तो प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन, भोजन को 40 डिग्री
सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस के मध्य रखना, राइट। शीत भंडारण यानी कोल्ड स्टोरेज, भोजन को 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य रखना। हिमीकरण यानी फ्रीजिंग, भोजन को 180 डिग्री सेल्सियस या उसके नीचे के तापमान पर रखना। क्लियर। कम तापमान के प्रयोग संरक्षण करने की अवधि निम्न प्रकार के खाद्य संरक्षण या खाद्य पदार्थों की किस्म और तापमान पर निर्भर करती है। यदि तापमान कम है तो खाद्य पदार्थ अधिक दिनों तक संरक्षित रह सकते हैं। उपरोक्त 3 विधियों में से हिमीकरण के लिए सबसे कम तापमान का प्रयोग किया जाता है। चूँकि शीत भंडारण और हिमीकरण दोनों ही तरीके सामान्यतः घरों में प्रयोग नहीं किए जाते, अतः हम इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। क्लियर। प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन के विषय में हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ लिया है। मटर का हिमीकरण, ठीक, फ्रीजिंग मटर आ गया ना। अब करीब आधा किलो ताज़ा मटर छिलके लें। प्रोसेस बता रहे हैं हम। आपके यहाँ जैसे मटर का सीज़न आ गया ना, तो मटर लीजिए, उसको छील लीजिए, राइट। उसके स्टेनलेस स्टील के बर्तन में काफ़ी मात्रा में पानी लें जिसमें मटर पूरी तरह डूब जाए। आधा लीटर पानी में 1 छोटे चम्मच के बराबर नमक डालें और इसे उबलने के लिए रख दें। मटर को उबालते हुए घोल में 2 मिनट के लिए डुबा दें मटर को। समझ में आया क्या बोल रहा है? आपने आधा किलो मटर लिया, ठीक है, छील विल लिया अपना, ठीक है ना। स्टेनलेस स्टील के बर्तन में जो है पानी, काफ़ी मात्रा में पानी डालिए, ठीक। आधा लीटर पानी में 1 छोटा चम्मच नमक डालिए और इसे उबालिए। पानी को बॉईल होने के लिए गैस पे रख दो, ठीक है ना। थर्ड स्टेप क्या होता है? मटर को उबलते हुए घोल में करीब 2 मिनट तक डुबा दीजिए। चूँकि उसमें पानी भी है, नमक भी है और बॉइल्ड है, तो इसमें आप मटर डाल दीजिए। 2 मिनट तक डुबो दीजिए। मटर को स्टेनलेस स्टील की जाली पर पलट दें। अब कोई स्टेनलेस स्टील की जाली लो, ठीक है ना, या छेद वाले आजकल बर्तन वगैरह आते हैं सब्जी वगैरह धोने के लिए, राइट। तो उसमें जो है पलट दो। 10 से 15 मिनट तक इसे ठंडा होने दें। अब बाहर रख के 15 क्या 20 मिनट तक रख दो यार, क्या जा रहा है ना, रख दीजिए। अब पॉलीथीन की थैली में मटर को पैक कर दें। थैली की हवा को दबाकर निकाल दें व थैली को सील बंद कर दें। मटर की थैलियों को फ्रीज़र में रख दें। इसी तरह से दूसरी सब्जियां भी रखी जा सकती हैं, जैसे आपकी पत्ता गोभी हो गया, फलियां हो गई, गाजर होगी, इन्हें भी आप फ्रीज कर सकते हो। क्लियर। जमी हुई सब्जियों का उपयोग। फ्रिज से जमी हुई थैली निकालें। उपयोग करने से पहले करने के 1.5-2 घंटे पहले उसे रूम के टेम्परेचर में रख दीजिए, उसको नॉर्मल होने दीजिए। इन्हें एक जाली पर रखकर कुछ समय के लिए बहते हुए पानी के नीचे रखने के बाद इनका प्रयोग करें, राइट। जमी हुई सब्जियां 6 महीने तक फ्रीज़र में रखी जा सकती हैं। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। मतलब 6 मंथ तक, 6 मंथ माने अगला सीजन आ ही जाएगा इनका ना, तब तक तो आराम से इनको 6 महीने तक स्टोर करके फ्रीजिंग करके रख सकते हो। फलों सब्जियों के हिमीकरण यानी फ्रीजिंग के दौरान रखी जाने वाली सावधानियाँ। पैकिंग सामान जैसे पॉलीथीन बैग काफ़ी मजबूत होना चाहिए। भोज्य पदार्थों के फैलने का दबाव सहन कर सके, राइट। उसके बाद जो है भोज्य पदार्थों को एक बार फ्रीज़र से निकालकर कमरे के तापमान पर लाने के बाद दोबारा नहीं जमाया जाए। ये ना हो कि आज रखा, 1 महीने बाद निकाल लिया, यूज़ किया, नॉर्मल टेम्परेचर, फिर रख दिया नहीं, जो निकालो उसको यूज़ कर लो तत्काल। क्लियर। छोटे छोटे पैकेट बनाना चाहिए ताकि निकाला हुआ भोजन पूरा उपयोग में लाया जा सके और उपयोग में ना आने वाले भोजन खराब होने से उनको बचाया जा सके, राइट। ऐसा करने से भोजन को पुनः जमाने से भी बचाया जा सकता है। पैकेट को सील करके पहले हवा को सावधानीपूर्वक पूरी तरह निकाल लेना चाहिए।
फ्रीज़र को बार बार खोलना नहीं चाहिए। ठीक, ये सावधानियां होती हैं। अब चलो, जमे हुए भोजन से बर्फ को निकालने की प्रक्रिया को हम द्रवणन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रवणन, यानी थैविंग, राइट। उच्च तापमान पर सूक्ष्म जीवाणु एंजाइम नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार भोजन सुरक्षित रहता है, वह खराब नहीं होता। क्या तापमान में वृद्धि से सभी प्रकार के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं? नहीं, कुछ सूक्ष्म जीवाणु उच्च तापमान पर भी नष्ट नहीं होते। यदि इन जीवाणुओं को नष्ट नहीं किया जाता तो ये खाद्य पदार्थों को खराब कर सकते हैं। उच्च तापमान का प्रयोग करके खाद्य पदार्थों के संरक्षण की 2 पद्धतियां हैं। क्लियर? कौन कौन सी हैं बेटा? पॉस्चराइजेशन है, राइट, और आपका स्टेरिलाइजेशन है, यानी पौष्टिरीकरण है और विसंक्रमण है, राइट। पौष्टिरीकरण क्या होता है? पॉस्चराइजेशन क्या होता है? जब आप पौष्टिरीकरण के विषय में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में किस खाद्य पदार्थ की बात आती है? जी हाँ, दूध। अक्सर हम पौष्टिरीकृत दूध के थैलियों के बारे में सुनते हैं। इस तरीके से खाद्य पदार्थों को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, उसके तुरंत पश्चात उसे शीघ्रता से ठंडा किया जाता है। सूक्ष्म जीवाणु तापमान के इस आकस्मिक परिवर्तन को सहन नहीं कर पाते और नष्ट हो जाते हैं। फिर भी कुछ जीवाणु इस तरीके से भी बचे रह जाते हैं। क्लियर? विसंक्रमण, स्टरलाइजेशन, ये क्या होता है बेटा? विसंक्रमण, या इसका अर्थ है जीवित जीवाणुओं से मुक्त करना। इस तरीके में खाद्य पदार्थों को उच्च तापमान पर, पॉइंट शुड बी नोटेड, राइट, उच्च तापमान तथा कुछ मामलों में दबाव में बहुत अधिक समय तक रखा जाता है, जिससे भोजन में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग किया जाता है तो खाद्य पदार्थ अधिक समय तक खराब नहीं होते, क्योंकि अधिकांश सूक्ष्म जीवाणु इसमें से नष्ट हो जाते हैं। क्लियर? प्रतिरक्षकों का प्रयोग, ये क्या होता है? आइए अब उन केमिकल्स के बारे में, उन रसायनों का अध्ययन करते हैं जो परिष्कृत खाद्य पदार्थ की उपभोज्य जीवन को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन रसायनों को हम प्रतिरक्षक कहते हैं, यानी प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं, राइट। ऐसे पदार्थ जिनको मिलाने पर खाद्य पदार्थ अधिक समय तक संरक्षित किया जा सके। क्लियर? उसे प्रतिरक्षक कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि खाद्य पदार्थों में नमक, चीनी या अम्ल की मात्रा को बढ़ाकर उन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है। जैसे इस प्रकार नमक, चीनी, अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रतिरक्षकों का कार्य करते हैं। अब कैसे कर सकते हो? जैसे प्रतिरक्षकों के प्रकार, अचारों में पाए जाने वाले कुछ प्रतिरक्षकों के नाम बताइए। अचार में क्या, अचार बनता है घर में तो उसमें क्या नमक डालते हैं ना, हम नमक डालते हैं, चीनी भी डाल देते हैं, नींबू भी डाल देते हैं, नींबू का रस, राइट, सिरका डाल देते हैं, तेल डालते हैं, मसाले डालते हैं। ये हमारे नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं। क्लियर? तब हमारा अचार जो है ख़राब नहीं होता। जैम, स्क्वैश, केचप, चिप्स, इनके लेबल्स जो होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, राइट। लेबलों पर ऊपर अच्छा चलिए, हाँ समझ में आ गया आपको इन लेबलों। दीज आर एक्टिविटीज़, राइट। चलो, प्राकृतिक प्रतिरक्षक यानी नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, ये हमारा नमक हो गया। नमक के बारे में देखते, जब आप घर पर अचार बनाते हैं तो उसमें प्रयोग की जाने वाली सामग्री में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नमक। क्या आप जानते हैं कि नमक का यूज़ सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होता है। स्वाद बढ़ाने के अतिरिक्त नमक एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षक के रूप में कार्य करता है। यदि अचार में नमक कम है तो वह कुछ समय के बाद खराब हो सकता है। नमक प्रतिरक्षक का कार्य किस प्रकार करता है? भोजन में नमक की मात्रा बढ़ने से उसकी संरचना में बदलाव आ जाता है। इस कारण सूक्ष्म जीवाणु जीवित नहीं रह पाते। नमक एंजाइम की गतिविधियों को भी कम कर देता है। इससे वह भोजन को नष्ट होने से बचाता है। नमक अचार, चटनी, सॉस, डिब्बाबंद भोजन में प्रतिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मछली, इमली को सुरक्षित रखने के लिए नमक लगाया जाता है जो इस खाद्य के संरक्षण में सहायक होता है। चीनी क्या है बेटा? चीनी द्वारा संरक्षित कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में आप सोच सकते हैं। जी हाँ, ये खाद्य पदार्थ कौन से हैं? जेली है,
जैम है, मुरब्बा है, स्क्वैश है, राइट। अचार वगैरह में भी मीठा अचार भी बनता है, राइट, उसमें भी चीनी का प्रयोग हो जाता है। क्लियर। और जो हमारा सॉस वगैरह बनाते हैं मतलब घर पे जो तैयार करते हो, टोमेटो केचप, मतलब वो तो खरीद के लाते हो, लेकिन घर में भी आप टमाटर है, टमाटर का सॉस बना के रख सकते हैं। क्लियर। उसमें भी हम यूज़ करते हैं। क्लियर। सो चीनी का प्रयोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि इनको प्रिजर्व करने के लिए भी एज ए प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं। क्लियर। इन खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए इनमें चीनी का सही अनुपात होना आवश्यक है। चीनी खाद्य पदार्थों को खराब होने से किस प्रकार बचाती है? चीनी खाद्य पदार्थों में निहित जल में घुल जाती है। इस कारण खाद्य पदार्थ में पानी कम हो जाता है और सूक्ष्म जीवाणु विकसित नहीं हो पाते। क्लियर सरकार। अम्ल, अम्ल क्या होता है बेटा? अम्ल, क्या आप बता सकते हैं किन खाद्य पदार्थों का प्रयोग प्रतिरक्षक के रूप में किया जाता है? यह है नींबू का रस, सिरका, साइट्रिक एसिड। सिरके का प्रयोग प्याज, टमाटर, केचप को संरक्षित करने के लिए, नींबू के रस का प्रयोग अचारों में और साइट्रिक एसिड का प्रयोग स्क्वैश को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। अम्ल खाद्य पदार्थों की मात्रा को बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता कम हो जाती है और सूक्ष्म जीवाणु विकसित नहीं हो पाते। तेल, मसाले, इनका प्रयोग अचारों के संरक्षण के लिए किया जाता है। क्या आप उस मसाले के बारे में जानते हैं जिसका प्रयोग आमतौर पर प्रतिरक्षक के रूप में किया जाता है? जी हाँ, सरसों का पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च ऐसे कुछ पदार्थ हैं। यह सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ने से रोकता है, इस प्रकार वस्तुओं को खराब होने से बचाता है। क्या आपने कभी अपना घर देखा है? जब घर पर अचार बनाया जाता है तो अचार बनाने वाले फल या सब्जी जैसे आम, नींबू आदि के ऊपर तक तेल को भर दिया जाता है। तेल सुरक्षा आवरण के रूप में कार्य करता है। इसके दो फायदे हैं। तेल में सामग्री डूब जाने से सूक्ष्म जीवाणु उस खाद्य पदार्थ के संपर्क में नहीं आ पाते। खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में नहीं आता, इस प्रकार सूक्ष्म जीवाणु विकसित नहीं हो पाते, खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता। क्लियर। आपने खाद्य संरक्षण के कुछ सामान्य प्रक्रियाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर लिया। सामान्यतः संरक्षण के सिद्धांतों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अचारों में आप नमक, मसाले, तेल सभी कुछ अधिक मात्रा में डालते हैं। इसी प्रकार स्क्वैश बनाने के लिए अम्लों और अधिक मात्रा में चीनी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जब मौसमी फल, सब्जियां सस्ते दामों पर उपलब्ध होती हैं, उन्हें आगे के प्रयोग के लिए भंडारित कर लिया जाता है और इससे हमारे भोजन में विविधता आती है। क्या आप जैम, स्क्वैश बनाने की प्रक्रिया को सीखना चाहेंगे? ठीक है, जैसे देखिए, ये तो मतलब बता रहा है, आप बना लेना, बन सकता है। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात है, देखो सेब का जैम, राइट। तो आप 1 kg एप्पल लीजिए और 750 ग्राम आप जो है चीनी लीजिए, राइट। साइट्रिक एसिड 1 छोटा चम्मच लीजिए और आप जो है पानी लीजिए 150 ml। चलो देख लो, बना के रख लेना। इसी तरह किसी फ्रूट का जैम आप तैयार कर सकते हो। तो अच्छे किस्म के सेब चुनकर उनको अच्छी तरह धो लें, छोटे छोटे टुकड़े में काट लें। काटते समय बीजों को निकाल दें और छिलका ना निकालें, लेकिन छिलका ना निकालें, राइट, छिलका वही रहना चाहिए। और पानी में पकाएं जब तक कि टुकड़े नरम ना हो जाएं। उसे प्रेशर कुकर में 1 सीटी आने तक पका दें। सेब के गूदे को छन्नी से सावधानीपूर्वक छान लें। इसे लगातार हिलाते हुए शक्कर और साइट्रिक एसिड मिलाएं, राइट। मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि वह प्लेट से चिपक ना जाए। इतना गाढ़ा ना हो जाए कि वो जो है उससे चिपक जाए। किससे? प्लेट पे कहीं निकालो, उससे चिपक जाए, मतलब गिरने जैसा नहीं होगा। हाँ, डाला और सीधा कर ऐसे उल्टा कर दिया तो गिर जाए सारा, फिर तो पानी है उसमें, समझो। ठीक। उसके बाद गर्म जैम को चौड़े मुख की कीटाणु रहित बोतल में डालें, ठंडा होने तक रख दें। ठंडा होने के बाद जो है इसको सील करके क्या कर दें,
ठंडे स्थान पर संभाल के रख दें, फ्रिज के अंदर डाल दो चुपचाप। ठीक, ये देखो, क्लियर। निष्पणता परीक्षण। जैम की कुछ बूंदों को बर्फ जितने ठंडे पानी में डालें, यदि वह फैल जाता है तो ठंडा किए जाने की आवश्यकता है। यदि एक ही स्थान पर जम जाता है तो जैम तैयार है। क्लियर। रासायनिक प्रतिरक्षकों का प्रयोग। संतरे का स्क्वैश बना के रख लो, अच्छी बात है। तो यहाँ संतरे का रस 1 लीटर, चीनी 2 kg, पानी 1 लीटर, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, राइट, KMS जिसे बोलते हैं, सल्फाइड आधा चम्मच, संतरे का एसेंस 1 छोटा चम्मच, साइट्रिक एसिड 30 ग्राम, राइट। चलो देखो स्टेप्स, इसको भी सीख लो। स्क्वैश रसदार फलों का बनता है। रसीले संतरे चुनिए, उनका रस निकालिए, पानी, चीनी, साइट्रिक एसिड लीजिए, इस मिश्रण को उबालिए जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल ना जाए। इसमें संतरे का रस और संतरे के एसेंस को मिला दीजिए। संतरे में पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट डालें और इसे तैयार किए हुए स्क्वैश के मिश्रण में मिला दें। इसे कीटाणु रहित बोतल में डालकर सीलबंद कर दें। क्लियर। बोतलों को सूर्य के प्रकाश से दूर और ठंडे स्थान पर रख दें। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, ये क्या होता है बेटा? क्या आप कुछ ऐसे सूखे पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो आपकी रसोई में 1 वर्ष या इससे अधिक समय से रखे हुए हैं? क्या ये आलू के चिप्स, सेवइयाँ, मेथी, फूल गोभी, पापड़, प्याज हैं? ये वह पदार्थ हैं जिन्हें निर्जलीकरण की प्रक्रिया से संरक्षित किया गया है। निर्जलीकरण का अर्थ है खाद्य पदार्थों से, जिसे डिहाइड्रेशन बोलते हैं, राइट, मतलब खाद्य पदार्थों से पानी या नमी दूर करना। अब इसमें कैसे कर सकते हो? कुछ भोज्य पदार्थ जैसे हरी पत्तेदार सब्जी, मेथी, पुदीना, धनिया, ठीक, फूल गोभी, अंगूर, आंवला, आम आदि खुद खाद्य पदार्थ पहले पकाए जाते हैं, उसके बाद सुखाए जाते हैं। उदाहरण के जैसे आलू के चिप्स, पापड़ और केले के चिप्स आदि खाद्य पदार्थों को सुखाने का सबसे अच्छा मौसम वह है जब वायु में नमी ना हो और तेज धूप पड़ रही हो, राइट। निर्जलीकरण, निर्जलीकरण स्टेप्स देखिए, इसका क्या है? खाद्य पदार्थ को सुखाने, उन्हें संभाल कर रखने के लिए प्रयोग होने वाले सभी डिब्बों और प्लेटों आदि को साफ कर लें, उन्हें धूप में सुखा लें। इन डिब्बों के ढक्कन जो है वायुरोधी होने चाहिए। सुखाने से पहले सब्जियों फलों को धो लें, आवश्यक हो तो उन्हें काट लें, डंठल बीज छिलके निकाल लें, यदि कोई सड़ा गला हो तो उसे निकाल लें। सब्जियों के विवर्ण यानी ब्लैंच, राइट, विवर्ण कर लें और अर्थात उन्हें उबलते पानी में डाल दें। क्लियर। विवर्ण करने का समय फल सब्जियों की कठोरता पर निर्भर करता है। जब वे गर्म हो जाएं तो उन्हें निकाल लें। विवर्ण करने के पश्चात प्रक्रिया से एंजाइमों की गतिविधियों में कमी आती है। सब्जियों को 5 से 10 मिनट तक के लिए नमक, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, जो KMS के नाम से जाना जाता है, युक्त ठंडे पानी में डालें। इससे खाद्य पदार्थों का रंग काला नहीं पड़ता। हरी पत्तेदार सब्जियों, गहरे रंग की अन्य सब्जियों की घोल इसमें डाल दें। सब्जियां इस घोल, ठीक है ना, और हरी पत्तेदार सब्जियां, हरे रंग की अन्य सब्जियां इस घोल में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यह सब्जियों के रंग को ब्लीच कर देता है। क्लियर। इसलिए ऐसी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। सब्जियों को साफ कपड़े पर धूप में फैला दें। इन्हें धूप मक्खियों से बचाने के लिए पतले वस्त्र से ढक दें। जब इस पूरी तरह सूख जाए, कड़ेपन की जांच कर लें, तब इसे कमरे के तापमान पर ठंडा कर लें और इन्हें वायुरोधी ढक्कन में डालकर बंद करके रख दें। ठीक। अब इस प्रकार कैसे कर सकते हैं? जैसे मेथी, आलू को
किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं? मेथी का निर्जलीकरण, मेथी के डंठल को निकाल लें, मेथी अच्छी तरह धोएं, एक कपड़े पर रखकर धूप में सुखा दें, जालीदार कपड़े से ढक दें, तब तक धूप में रखें जब तक ये सूख ना जाए। फिर कमरे के तापमान तक ठंडा करें और वायुरोधी डिब्बे में बंद करके रख दें। क्लियर? आलू के चिप्स, आलू को धो लें, उनका छिलका निकालें, पतले पतले गोल गोल टुकड़े काट लें। इन टुकड़ों को उबलते हुए पानी में 3 से 4 मिनट तक रखें। ठंडे पानी में 4 छोटे चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट जो है 5 किग्रा आलूओं के लिए घोल बनाएं। उबाले हुए आलूओं के टुकड़ों को इस घोल में 10 मिनट तक रखें। आलू के प्रत्येक टुकड़े को अलग अलग करके थाली में रखकर धूप में सुखाएं और पतले कपड़े से ढक दें। सूखने पर इसे ठंडा करके वायुरोधी डब्बों में रख लें। क्लियर? याद रखें, निर्जलीकरण के मौलिक सिद्धांत एक समान होते हुए भी खाद्य संरक्षण की विधि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन से पदार्थ को संरक्षित करना चाहते हैं। कुछ आपके लिए टिप्स हैं, ऐसी बातों पर गौर करें जो संरक्षित खाद्य पदार्थों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। खाद्य पदार्थ बनाने, इसका भंडारण करते समय साफ सफाई का ध्यान रखें। खाद्य पदार्थ पकाने और रखे जाने वाले बर्तन पूरी तरह से साफ और धूप में सुखाए हुए होने चाहिए। डिब्बे वायुरोधी होने चाहिए। अचारों को संरक्षित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सब्जियां तेल में पूरी तरह से डूबी हुई हों ताकि वे वायु के संपर्क में ना आ सकें। क्लियर? संरक्षित खाद्य पदार्थों का प्रयोग करते समय साफ चम्मच का प्रयोग करें। खाद्य पदार्थ की वांछित मात्रा निकाल लेने के तुरंत पश्चात ढक्कन बंद कर लें। सॉस, स्क्वैश आदि खाद्य पदार्थों के लिए बोतलों को कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। जब तक इसकी आवश्यकता न पड़े इन्हें गर्म पानी में ही पड़े रहने देना चाहिए। आप संरक्षित खाद्य पदार्थों को बोतलों में डालकर 30-40 मिनट के लिए पानी में गर्म करके भी कीटाणु रहित कर सकते हैं। क्लियर? दीज आर एक्टिविटीज़, ठीक है ना? दीज आर क्वेश्चंस, ऑलराइट। इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं सारे, इनको आप मैच कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन बनते रहेंगे। क्लियर? फिर आपके भंडारित भोजन के रखरखाव में स्वस्थता। आपके परिवार के सदस्य भारी मात्रा में खाद्य पदार्थों को खरीदते हैं, उन्हें घर में भंडारित करते हैं। आप जानते हैं इन पदार्थों को अच्छी तरह से संभाल कर रखने की आवश्यकता होती है, ज़रूरत पड़ने पर यह हमें अच्छी स्थिति में प्राप्त हो सकें। क्लियर? और इनकी उपभोज की आयु जो है सीमित होती। आपने पढ़ा भी होगा कि भोजन के उपभोज की आयु सीमित होती है। दीज आर एक्टिविटीज़, ठीक है ना? अब इस चैप्टर से हमने क्या सीखा ये बताइए। खाद्य संरक्षण के आहार में विविधता लाते हैं, राइट? उनकी उपभोज आयु को बढ़ाते हैं, भोजन की बर्बादी को रोकने में सहायक होते हैं। आप नमक, चीनी, तेल, मसालों का प्रयोग करके निर्जलीकरण की विधि द्वारा फलों सब्जियों का संरक्षण कर सकते हैं। सूक्ष्म जीवाणु, एंजाइम, कीटों की उपस्थिति भोजन को खराब करने के मुख्य कारण होते हैं, राइट? अचार, जैम, स्क्वैश बनाने के लिए प्रयोग होने वाला नमक, चीनी, तेल प्राकृतिक संरक्षक है। सोडियम बेंजोइक, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, फिर साइट्रिक एसिड रासायनिक संरक्षण है जिनका प्रयोग हम टमाटर के केचप, आलू के चिप्स, जैम में करते हैं, राइट? दीज आर क्वेश्चंस, दीज आर टेबल्स से कॉलम्स हैं, इनको आप मैच कीजिए, राइट? क्वेश्चंस हैं, आपके क्वेश्चंस तैयार होते रहेंगे। यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे बेटा, कहाँ से उठा के दे देगा नहीं मालूम है ना? सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडे डियर ऑल, एंड फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और खुश रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, राइट? एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना? और अपने फ्रेंड्स में, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए।
बिकॉज अर्चना इकोनॉमिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज रिलेटेड ऑल द कंटेंट. Point should be noted, dear all the content completely free of cost. So it was all about today. And इसके बाद हम तुरंत ही मतलब जैसे वीडियो अपलोड हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है, एक साथ कई वीडियोस डाल दो ना बेटा तो उसमें मुश्किल करता है. जैसे ही अपलोड हो जाता है वीडियो, फिर हम जो है नेक्स्ट उस पर चलते हैं. नेक्स्ट वीडियो फिर मैं आपको डालती हूँ इसके आगे का चैप्टर, राइट. मतलब हर चैप्टर को मैं कवर करना चाहती हूँ, टच सारे चैप्टर्स को आप टच कर लो. मैं नहीं चाहती कुछ भी छूट जाए बस. सो एक्चुअली आई वॉज लुकिंग फॉर दिस पिक्चर ना लास्ट में, इसलिए इतना टाइम लग रहा था. ओके, बाय बाय, सी यू. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए.